तो फिर एक बार गुड मॉर्निंग सभी को। और अपने स्टूडेंट्स बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना। कुछ लोग ग्रुप बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग नारायण। और कुछ लोग अपनी बैच का ग्रुप नहीं है क्या, है ना। आइए हम लोग पिछले क्लास को एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम लोग इस समय प्राचीन भारतीय क्लास चल रही है ना। ये तो मुझे पता है, वैसे पूछ रहा हूं मैं। प्राचीन भारतीय है ना, और बुद्धिज्म पे बात कर रहे थे हम लोग इस क्लास में। ठीक ध्यान है मुझे। बुद्धिज्म पे हम लोगों ने इकोनॉमी पे बात कर ली थी, करेक्ट। सोसाइटी पे बात कर ली थी, और राजनीतिक घटनाक्रम पे भी बात की थी। राजनीतिक घटनाक्रम पे थोड़ी विस्तार से बात हुई थी, है ना। विदेशी आक्रमण का भी जिक्र हुआ था उसमें। यस, सो रहे हो? नहीं, जग रहे हो ना, सब सुन रहे हो ना? ठीक है। हम लोग आज बात करेंगे इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिलीजन, ठीक है, धर्म। और उसमें भी बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और बौद्ध धर्म पे प्रश्न भी पूछे गए हैं एग्जाम में। बहुत अच्छा, संख्या अच्छी है उसकी पूछे जाने की, है ना। जब हम, जैसे आपको ध्यान होगा भी कि वैदिक धर्म की बात कर रहे थे हम, तो जो वैदिक धर्म है हमारा, हम इस पे टुकड़ों में बात, जैसे अभी वैदिक काल में हमने बात की, फिर गुप्त काल में बात करेंगे, कुछ पूर्व मध्य काल में चर्चा होगी, ऐसे करके पूरा एक व्यू बनेगा इसका। मेजर बात तो हमने कर ली है, ठीक है, वैदिक धर्म की, है ना। बट जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करेंगे तो हम एक ही साथ बात करेंगे। हम मतलब अलग अलग काल के हिसाब से बात नहीं करेंगे हम। जैसे टॉपिक हमारा अभी जो हम पढ़ रहे हैं 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी, टॉपिक तो हमारा ये है। बट पूर्व मध्य काल तक बौद्ध धर्म में और क्या क्या चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, मतलब आगे के 100,000 साल तक भी, उन सबको भी हम कवर करेंगे एक ही साथ, एक ही जगह पूरा बुद्धिज्म होगा। समझ में आ रही है बात सभी को ना। हम इस टॉपिक, इस काल की तो बात करेंगे ही आपसे, हम बाकी तमाम इससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन पे भी बात करेंगे हम। छोटी छोटी बातों में देखा जाए बौद्ध धर्म में तो हमें पढ़ना क्या है, एक बार उसके बारे में हम आइडिया ले लें। इसमें एक तो हमें उदय के कारण, ठीक है, कैसे राइज हुआ बुद्धिज्म का, है ना, या और भी ऐसे धर्मों का। 6ठी सदी ईसा पूर्व में करीब 60 से अधिक संप्रदायों का उल्लेख होता है गंगा नदी घाटी वाले क्षेत्र में। दूसरा, बुद्ध की पारिवारिक जीवन के बारे में, थोड़ी बहुत जीवनी के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ महत्व तो रख सकता है ये, बट मुख्य परीक्षा में ऐसे महत्व रखता है कि जो मूर्तियां बनेंगी बुद्ध के ऊपर, और जो चित्र बनेंगे, जो पेंटिंग्स होंगी, उसमें उनके जीवन की घटनाओं को ही उकेरा जाता है। जैसे मान लो ये जो दीवार है क्लासरूम की, अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, और इस पे चित्र बने हुए हैं ना। तो वो जीवन के जो 10, 5, 12 इंपॉर्टेंट उनके जो मेजर अलग अलग मोमेंट्स हैं, यदि वो हमें पता होंगे तो फिर आसानी से हम थोड़ा बहुत कभी चित्रों की बात, कभी मूर्तियों की बात करेंगे, क्योंकि राइटिंग में हमें जरूरत पड़ती है, लिखने में, मेंस में। समझ में आ रही बात सभी को ना। तो थोड़ी हम यहाँ जीवनी की बात करेंगे हम, और इसी में कुछ उनकी यात्राएं हैं, जीवनी में ही कुछ यात्राओं की भी चर्चा हो जाएगी, उनकी प्रमुख यात्राएं, ठीक है, जीवन की कुछ यात्राएं जो है उनकी, है ना। और ऑब्वियस है जो इनकी प्रमुख शिक्षा है उसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे हम लोग, है ना, कि बुद्ध की प्रमुख शिक्षा क्या है, इनका प्रमुख उपदेश क्या है, टीचिंग्स क्या है, ठीक है, कि तो निश्चित तौर पे बात करेंगे हम। और फिर शिक्षा के साथ साथ 4 बौद्ध संगीति की भी बात करेंगे आपसे हम। बौद्ध संगीति, जैसे बुद्ध के शरीर त्याग के बाद जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, विद्वान थे, उन्होंने एक तरह से सभा बुलाई, परिषद बुलाई, बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 प्रमुख काउंसिल हैं, चारों के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह हम लेंगे हम, ठीक है। और फिर इसके बाद यहीं पर हम लोकप्रियता के कारण की भी बात करेंगे हम।
बौद्ध धर्म इतना क्यों लोकप्रिय रहा, और पतन के कारण की भी बात करेंगे हम, ठीक है। और बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, इनका बौद्ध धर्म का भी विभाजन हुआ है ना, उसकी कुछ प्रमुख प्रमुख बातें हम देखेंगे। हम जो साहित्य है उसकी बात करेंगे हम, और बौद्ध धर्म के योगदान को देखेंगे हम। ठीक है, बौद्ध धर्म के योगदान को देखेंगे हम। एक बार मैं इधर हो जाता हूं। संप्रदाय, साहित्य, योगदान, है ना, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जैसे हम कहते हैं ना कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो एंशिएंट कल्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका यही। आज के हिसाब से देखें, महत्व के हिसाब से, दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में तब भी कह सकते हैं उसको हम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी कह सकते हैं इसे हम। एग्जाम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहीं से पूछे जाने की रही है। हर एक साल कम से कम एक प्रश्न, कभी कभी दो प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में। जो लास्ट अभी पेपर हुआ है 2021 अक्टूबर में, उसमें केवल प्रश्न नहीं आया, वरना पीछे 10 साल, 12 साल, 15 साल, मुझे गिनती तो नहीं पता, बट 12-15 साल से तो लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे थे, आगे भी पूछे जाएंगे। मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक पाषाण काल पढ़ चुके हैं, रिमेंबर, हड़प्पा सभ्यता। टॉपिक का नाम ध्यान है सभी को? कई बार होली का असर रहता है बात तक भी, ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल, यस, वैदिक संस्कृति, और हम बुद्ध काल में हैं, ठीक है। मेघा, श्रुति, पूजा और गौरव, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। जब मैं क्लास में आया तो देखा यहाँ इस पे एक ग्रुप की बात चल रही थी, है ना, तो मुझे लगा पता नहीं कौन सी क्लास में आ गया हूं मैं, ठीक है। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा पहले समझ लीजिए आप इसको। बौद्ध धर्म वाली जो अर्थव्यवस्था हमने बताई थी बौद्ध काल वाली, वो ध्यान है ना सभी को? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, शिल्पों में स्पेशलाइजेशन और गिल्ड सिस्टम, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की हमें जानकारी मिलती है, सुदूर व्यापार की जानकारी मिलती है। सिक्कों का पहली बार इसी काल में प्रचलन हुआ, उसके बारे में 2-4-5 जानकारी दे दी थी मैंने आपको, रिमेंबर ना। और इसे शहरीकरण या दूसरा शहरीकरण का भी काल कहते हैं, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या में जो सोर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि करीब केवल गंगा घाटी वाले क्षेत्र में 60 से अधिक संप्रदायों की जानकारी मिलती है, जिसमें दो तो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म थोड़ा पुराना है बौद्ध धर्म से, है ना। इसके अलावा और भी जैसे आजीवक संप्रदाय है, ठीक है, अलग अलग है, मतलब मक्खली गुसाल तो है ही इससे जुड़े हुए, मतलब अजित केसकंबली हैं, ठीक है, पकुत कच्चायन है, संजय वेलटीपुत है, ऐसे करके बहुत सारे सुधारकों, विचारकों, ठीक है, जिनको फॉलो करने वाले लोग भी हैं, जिनके संप्रदाय की जानकारी मिलती है। तो जैसे एक होता है, जैसे हमने कहा हिंदू धर्म की बात की या वैदिक धर्म की बात हमने की, हमने कहा सनातन भी कहते हैं उसे हम। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबको हम असनातन संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम असनातनी संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। देखिए आप जरा एक बार, बौद्ध धर्म के उदय के कारण, ये जैन धर्म पे भी लागू हो सकता है ना, बट मेनली बौद्ध धर्म के उदय के कारण। पहला पॉइंट लिखें, बौद्ध धर्म के उदय के कारण, ठीक है, कि 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व में, 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में गंगा घाटी में
व्यापक आर्थिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, व्यापक आर्थिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं और ब्राह्मणवादी मान्यताएं और ब्राह्मणवादी मान्यताएं ब्राह्मणवादी मान्यताएं कहीं न कहीं भौतिक विकास में बाधक बन रही थी या बाधा उत्पन्न कर रही थी। भौतिक विकास में बाधक बन रही थी या बाधा उत्पन्न कर रही थी। देखिए, जैसे पशु बलि के कारण कृषि को नुकसान, पशु बलि के कारण कृषि को नुकसान, मतलब बड़ी संख्या में ना पशु बलि रिचुअल्स के तौर पे, कर्मकांड के तौर पे, तो खेती में पशुओं की जरूरत है ना। एक ये दृष्टिकोण है ना। कॉमा लेकर लिखें आप कि ब्याज पर कारोबार की निंदा व्यापार एवं शिल्प के दृष्टिकोण से बाधक, कौमा छुआछूत इत्यादि शहरीकरण की प्रक्रिया में बाधक, इत्यादि शहरीकरण की प्रक्रिया में बाधक है ना। कोई शहर में जाएगा, वहां छुआछूत प्रचलन हो, तो आपको शहर का जीवन ऐसा है कि आप, ठीक है, यदि उस अनुशासन में चलेंगे जो उस समय के जो भेदभाव वाली अनुशासन रही है, व्यवस्था रही, तो उसमें आप चल ही नहीं पाएंगे। आप रहने की जगह हो, ठीक है, जहां आप रह रहे हो, भोजनालय हो, जहां आप खाने के लिए जा रहे हो आप, ठीक है ना, उन शर्तों पे चल नहीं पाएंगे आप। तो ये सब जो मान्यताएं थी ब्राह्मण धर्म में धीरे धीरे उभर कर आई थी उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, कहीं ना कहीं आर्थिक परिवर्तनों से ये तारतम्य नहीं बिठा पा रहे थे। ठीक है, देखिए इसके विपरीत, इसी में लिखे, इसके विपरीत बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया। प्रत्येक प्रकार की समानता, प्रत्येक प्रकार की समानता संबंधी उपदेश, कौमा ब्याज पर कारोबार का समर्थन, इत्यादि, ब्याज पर कारोबार का समर्थन इत्यादि। ठीक है, तो जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, है ना, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी मान्यताएं कहीं थोड़ा कम या थोड़ा अधिक बाधक थी, पर जो बुद्ध की शिक्षा थी उस समय वो उन परिवर्तनों के अनुकूल थी। ठीक है, तो अनुकूल, जिसको जिसको फायदा होगा वो वर्ग इससे जुड़ता चला जाएगा, इसे समर्थन देता जाएगा।
ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें आप। देखें, बड़ी संख्या में कर्मकांडों के प्रचलन दान दक्षिणा, पशु बलि, ठीक है, दान दक्षिणा, पशु बलि, है ना, ठीक है, इत्यादि से उभरते हुए राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था। उभरते हुए राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन राज्यों के द्वारा भी बौद्ध, जैन इत्यादि संप्रदायों को संरक्षण प्रदान किया गया। जैन इत्यादि संप्रदायों को संरक्षण प्रदान किया गया। जैसे 16 महाजनपद हैं, तो शक्तिशाली होने का मतलब क्या, उसका इनकम बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़ेगी तो सेना की संख्या अधिक होगी, है ना। तो दान दक्षिणा वगैरह का इतना प्रचलन है कि एक बड़ा हिस्सा जो है ब्राह्मण वर्ण या पशु बलि से मान लो खेती को नुकसान हो रहा, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि समकालीन सभी राज्य ब्राह्मण धर्म को संरक्षण तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि विरोध कर रहे हैं कोई ब्राह्मण धर्म का, बट दूसरे धर्मों को भी संरक्षण दे रहे हैं और कई बार तो प्रमोट करने में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम देखेंगे हम। तो राजनीतिक कारण भी है, यदि देखा जाए तो राज्य के द्वारा भी इन्हें सपोर्ट, और थोड़ा एक ये भी कारण था, जैसे महावीर स्वामी की बात करें हम और बुद्ध की बात करें हम, तो ये दोनों राज परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए भी हो सकता है राज परिवार से संबंध रखने के कारण भी कई बार ठीक है समर्थन मिलता। तीसरा पॉइंट लिखें आप, लिखें वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ स्थान था, सर्वोच्च स्थान था। सर्वोच्च स्थान था। समाज के अन्य वर्णों के द्वारा या अन्य समाज के अन्य वर्णों के मध्य किसी न किसी रूप में असंतोष बना रहा, देखिए बौद्ध धर्म में कर्म के आधार पर बौद्ध धर्म में कर्म के आधार पर कर्म को महत्व दिया गया, कर दीजिए। बौद्ध धर्म में कर्म को महत्व दिया गया और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई, ठीक है। अब जैसे मान लो क्षत्रिय हैं, उनको लगता था भी उनका भी काम बहुत महत्व रखता है समाज में, बट वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे समाज में था दूसरे नंबर पे, तो कभी कभी तकलीफ दे जाती होगी उन्हें भी, है ना, ठीक है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो
बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये सब क्षत्रिय समाज से थे। कुछ और ऐसे सुधारकों के नाम लिए जाते हैं कि क्षत्रिय समाज से थे। क्षत्रिय समाज से थे, है ना, ठीक है। तो एक दिया जाता है रीजन। वैसे समाज का ये था संतोष का रीजन कि भाई टैक्स केवल वही पे कर रहा है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार है उसे, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं अधिकार है, बट केवल टैक्स वही, टैक्स पेयर वही है एकमात्र। और सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं पर भी जब हायरार्की की बात, तीसरे नंबर पे उसकी बात हो रही है। शूद्र वर्ण का भी जो रोल है समाज में बड़ा महत्व है, बट उसे एक तरह से अलग थलग ही माना जा रहा है प्रथम 3 वर्णों से। तो उन वर्णों से समर्थन जिनमें असंतोष है, जब ये कह रहे कि जन्मजात वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो बहुत स्वाभाविक है उन वर्णों के लोग भी इनके प्रति आकृष्ट, जो कहीं ना कहीं वहां अपने आप को भेदभाव या हीन महसूस। एक और पॉइंट लिखें आप, लिखें कि वैदिक काल के अंतिम दौर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उपनिषदों के माध्यम से चुनौती मिली। बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय को इसकी कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। तो हमने बताया था कि जो कर्मकांड थे, उन कर्मकांड पे उपनिषदों में प्रहार किया गया और ज्ञान की बात की गई। तो महावीर और बुद्ध भी ज्ञान की ही बात करते हैं। तो समाज में ही एक उस तरह का दृष्टिकोण, बुद्धिजीवियों का दृष्टिकोण उभर कर सामने आया जो कर्मकांडों पर प्रहार कर रहा था। हमने क्या बताया था, वेदों की 2 तरह से व्याख्या उभर कर सामने आई उत्तर वैदिक काल में, एक कर्मकांडीय व्याख्या और एक ज्ञान मार्गीय व्याख्या। तो बुद्ध और महावीर को ज्ञान मार्गीय व्याख्या की कड़ी के रूप में ही, क्योंकि समाज में वैसे थॉट्स प्रचलित हैं, चुनौती मिल रही है वैचारिक स्तर पे, ठीक है, और ये लोग भी तर्क के आधार पे ही व्यवस्था पे प्रश्न, और उपनिषद का पूरा जो सिस्टम है वो तर्क पे आधारित है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी के रूप में भी। तो आखिर क्यों उदय हुआ, ऐसे छोटे छोटे और भी कारण बन जाते हैं, बट 4 ब्रॉड इसकी कैटेगरी है। एक, जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण कुछ न कुछ तो बाधा उत्पन्न कर ही रहा था, और ज्यादा नहीं भी। तो ये ध्यान रखिएगा, सबके बावजूद ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म ही मानने वालों की संख्या अधिक रही है उस दौर में भी, ठीक है। लोग शिक्षा से प्रभावित होते हुए भी बहुत सारी दिनचर्या में ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के तौर तरीकों का पालन करते थे, चाहे वह बुद्ध हो या महावीर हो, ठीक है। दूसरा हमने बताया आपको राजनीतिक कारण, राज्य को और अधिक पैसे की आवश्यकता, ठीक है, और समर्थन देने से शायद उनको लगता हो। तीसरा हमने बताया वर्ण व्यवस्था को लेकर असंतोष। तो असंतुष्ट वर्ग ऑब्वियस है नए नए धर्मों के प्रति आकृष्ट होगा। चौथा हमने बताया एक वैचारिक विकास की प्रक्रिया हमें दिख रही है, किसी न किसी रूप में उसने भी प्रभावित तो जरूर किया होगा, ठीक है, उस समय के समाज को, और बौद्ध जैन धर्म पे भी किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव, ठीक है। विचार जो होते हैं बुद्धिजीवियों के वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं समाज को, ठीक है। तो 4 रीजन हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, उनकी जीवनी के बारे में, कुछ यात्राओं के बारे में। लेकिन आप जरा जीवनी
लिखते चले जाएंगे वन बाय वन, जैसे पॉइंट्स में ऐसे कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जन्म है ना, तो 563 ईसा पूर्व है ना, ऐसे करके लिखते चले जाइए आप। जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान, कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान, ठीक है। लिखें पिता का नाम, पिता शुद्धोदन इनके बारे में लिखें। पिता के बारे में कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रमुख थे, कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रमुख थे, ठीक है। वैसे ना बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया है, तथागत, शाक्य मुनि ऐसे करके है ना, बुद्ध को अलग अलग, ठीक है। माता का नाम लिखें आप, महामाया, यहां लिख लें आप, जन्म के कुछ दिनों के उपरांत इनकी मृत्यु, बुद्ध का पालन पोषण, बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया, उनकी मौसी गौतमी ने किया, ठीक है। एक ना कभी कभी देखोगे आप कि जो मूर्ति कला में बात करूंगा आपसे मैं, तो अक्सर नारी की मूर्ति पैर की टहनी को पकड़े हुए दिखाया जाएगा। बहुत फेमस मुद्रा है ये, त्रिभंग मुद्रा में ये मूर्ति होती है ना। तो बुद्ध की मां से ही उसे जोड़ा जाता है कि जब वो जा रही थी, प्रसव पीड़ा हुआ उन्हें, ठीक है, तो लुम्बिनी नामक वन स्थल पे, तो एक टहनी को पकड़कर वो रुक गई थी वो, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जो गौतमी थी, मतलब इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था मां की तरह, और वैवाहिक होने के बावजूद ये भी राज परिवार में ही थी वहीं पे। जब तक बुद्ध बड़े नहीं हो गए तब तक इन्होंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया था, ताकि प्यार ना बढ़ जाए बच्चे का, ठीक है। तो बड़ा सम्मान से इनको भी देखा जाता है, गौतमी को भी, है ना। देखिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, अच्छा, बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की गई थी कि दो ही स्थिति बनती है बुद्ध को लेकर के, या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा वो, या फिर बहुत बड़ा सन्यासी, जो भी होगा ये युग प्रवर्तक होगा। तो बुद्ध के पिता बहुत चिंतित रहते थे, है ना, कि मेरा बेटा जो है कहीं सन्यासी ना बन जाए, ठीक है। तो मतलब शहर की बात की जाए तो शहर में जितने भी गरीब परिवार थे सबको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था, और सबको निर्देश होता था कि कोई जब बुद्ध बाहर निकले तो दुख वाला कोई भी पल उनके सामने ना आए। जिस रास्ते से बुद्ध को गुजरना होता था, पहले से उनके सैनिक वगैरह गुजरते थे, और सबको, मतलब कोई गरीब हो, कोई दुखी हो, तो मतलब बुद्ध के ऊपर दुख की छाया कभी पड़े ही ना। बुद्ध कभी किसी बीमार या मृत व्यक्ति को देखे ही ना। इस तरह का निर्देश था और उसका पालन पोषण किया जाता था। और बुद्ध को सारी सुख सुविधाओं के साथ हर मौसम के अनुसार महल बनाए गए थे इनके लिए। जितनी सुख सुविधाएं होती हैं वो सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था, एक राजकुमार जैसा प्रशिक्षण, जो योग्य तो थे ही, कुशाग्र भी थे, ठीक है, ताकि कभी भी इन पे मतलब दुख का वो ना हो, साया ना पड़े, और मन द्रवित ना हो इनका, मतलब, ठीक है।
किसी उसमें किसी संत ने भविष्यवाणी कर दी थी कि नहीं ये सन्यासी ही होगा, तो इनके पिता अक्सर चिंतित रहते थे कि सन्यासी ना हो जाए हमारा बेटा। ठीक है, आगे लिखें आप। 16 वर्ष की आयु में विवाह, विवाह, पत्नी का नाम लिख लें आप। यशोदा या बिंबा या गोपा, यशोधरा कर लीजिएगा, है ना, यशोधरा या बिंबा या गोपा। ठीक है, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। 16 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह हुई थी, है ना। नेक्स्ट लिखें आप। पुत्र का नाम लिख लें आप, राहुल। राहुल, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे मूर्तियों में, चित्रकला में, जब राहुल को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जा रहा है, मां देख रही है ना, ऐसे अजंता में बहुत फेमस एक चित्र है ऐसा। मतलब अमरावती मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, गंधार मूर्तिकला, चित्रकला, सब जो आगे पढ़ेंगे हम, उसमें ये विषय आपको बार बार दिखेंगे। बुद्ध, बोधिसत्व की बात करेंगे हम। तो लिखने के दौरान आपको ये कहानी थोड़ी बहुत बनानी पड़ती है राइटिंग में। ऑब्जेक्टिव में थोड़े चांसेस यूपीएससी में कम रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्णता में, क्योंकि आगे वाले टॉपिक सब भी ध्यान में है, वहां आपको जरूरत रहती है इसकी, है ना। अगला पॉइंट लिखिए, 4 घटनाएं जिन्होंने जीवन को, 4 घटनाएं जिन्होंने जीवन को प्रभावित किया। लिखिए, वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, कौमा, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, मृत, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, खुश, है ना। सन्यासी जो है गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए मस्ती में झूमता हुआ जा रहा है ना। ठीक है, ये 4 अलग अलग घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की। कहा जाता है उसमें ना इनकी सौतेली माँ की बड़ी भूमिका थी। इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त, वो भी काफी योग्य था, बुद्ध भी योग्य थे, बट बुद्ध को लोग ज्यादा पसंद करते थे, तो ऐसा माना जाता था कि आगे चल करके यही राजा बनेगा और साकेगन का प्रमुख भी बनेगा। तो उनकी माँ चाहती थी कि नहीं मेरा बेटा बने, तो षड्यंत्र करती रहती थी। तो माना जाता है उनके षड्यंत्र के कारण ही बुद्ध कभी जा रहे थे तो कोई वृद्ध जो है, मतलब कभी किसी बीमार को, कभी किसी मृत को, ठीक है, और बुद्ध देख कर द्रवित हो जाते थे, भाई लोग रो क्यों रहे हैं। और सन्यासी से मिलाने में भी उनकी माँ की बड़ी भूमिका रही कि भाई ये क्यों, क्योंकि बुद्ध भविष्यवाणी थे ना, तो उनकी माँ जानती थी कि उस तरफ ये चला जाएगा, मतलब, है ना बुद्ध। तो बेटे के लिए हमारा जो है, मतलब इतिहास में सबका रूल तय होता है, मतलब, है ना, कि भाई जीवन में सबका तय है, कौन किस कारण से किसके जीवन में आता है कौन जानता है। ठीक है, तो 4 घटनाओं ने अक्सर इसका जिक्र मिलता है, बुद्ध को सोचने पे मजबूर कर दिया। अगला पॉइंट लिखो, किसने, अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा, साधु ने की थी। ठीक है ना, क्या हुआ, कौंडिन्य तो इनके गुरु थे। ठीक है, फिर इसके सहपाठी बन गए थे, मतलब पहली शिक्षा इन्होंने कौंडिन्य से ली थी, है ना। ठीक है, लिखें आप अगला पॉइंट,
29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग। उनतीस वर्ष की उम्र में गृह त्याग, इस घटना को महाभिन निष्क्रमण, इस घटना को महाभिन निष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, यहां पे जैसे बुद्ध का जो सारथी था चानन और बुद्ध का प्रिय घोड़ा था कंथक, अक्सर इसकी भी मूर्ति, तस्वीर या कई बौद्ध देशों में जो है घोड़ा का नाम कंथक रखने की परंपरा आज भी है ना। प्रधानमंत्री जी जब मंगोलिया गए थे तो वहां के राष्ट्र प्रमुख ने प्रधानमंत्री जी को घोड़ा गिफ्ट किया था, उस घोड़े के नाम था कंथक। कुछ साल पुरानी बात है ये, ठीक है। तो ऐसे ना चलता रहता, तो ब्रैकेट में लिख लें आप। जब ये यात्रा पे गए थे तो इनका सारथी था चानन, बहुत अच्छा मित्र भी था बुद्ध का। सारथी का नाम था चानन, सारथी का नाम था चानन तथा घोड़े का नाम था कंथक। तथा घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखें, गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वैशाली में गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वैशाली में अलार कलाम नामक विद्वान, अलार कलाम नामक विद्वान से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, वैशाली में सुना था इनके बारे में। सबसे पहले क्या था, जो राज परिवार के जो राज पुरोहित थे उनसे शिक्षा लेते थे ये, जो गुरु थे। तो अक्सर मौका मिलने के बाद उनसे जीवन के बारे में प्रश्न पूछते थे। तो जो ज्ञान था वो तो इन्हें मिल गया, बट बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े विद्वान है, आप वहां जाइए, आप कभी मौका मिले तो उनके सानिध्य में जाइए। तो इनके जहन में बैठा हुआ था, यहां गए, कुछ समय व्यतीत किया, इनसे भी जो जीवन के बारे में इन्हें जानना समझना था समझा। संतुष्टि नहीं मिली इन्हें भी, यहाँ जो इनकी ज्ञान पिपासा थी वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। और जो गुरु थे अलार कलाम, उन्होंने भी मतलब बहुत प्यार से कि उन्होंने ही गाइड किया इन्हें फिर कि भाई अब यहीं तक मेरी सीमा है, मतलब आप जो जानना चाहते हैं वो, एक हमने सुना है एक और कोई विद्वान है, आप वहां जाइए आप राजगृह में। फिर वो वहां जाते हैं रुद्रक रामपुत्र के पास। लेकिन आप इसके पश्चात रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक, इसके पश्चात रुद्रक रामपुत्र नामक विद्वान से राजगृह में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, राजगृह में शिक्षा ग्रहण की। देखें यहां भी इनकी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत नहीं हुई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, फिर बोध गया में
5 सन्यासियों के साथ कठोर तपस्या में संलिप्त या रत, कठोर तपस्या में संलिप्त, लेकिन शांति नहीं मिली। कहा जाता है शरीर पूरा जर्जर हो गया था, मूर्छित होकर गिर पड़े थे। पास में ही रहने वाली कोई एक सैनिक अधिकारी की बेटी, उनका नाम सुजाता था, उन्होंने बुद्ध को कुछ खीर वगैरह खिलाया। उसके बाद फिर थोड़ा प्राण लौटा इनका, है ना। तो एकदम से एक्सट्रीम 5 सन्यासी जो हैं, जब बुद्ध को देखा खीर खाते हुए, तो 5 सन्यासी बुद्ध को छोड़कर चले गए कि भाई ये जो है ढोंगी है, मतलब ठीक है। उसी में एक कौंडिन्य भी थे। कौंडिन्य पहले इनके शिक्षक थे। जब बुद्ध की ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर पाए और इनके पिता को चला कि वो जो शिक्षक है वो बार बार कुछ वैसा ज्ञान दे रहा जो देना नहीं चाहते हैं, तो नाराज हो गए उनके पिता। तो कौंडिन्य जो है छोड़ के चले गए राज, कि भाई मैं भी जा रहा हूं ज्ञान की तलाश में, ठीक है ना। फिर वो 5 जो तपस्या करे थे उसमें कौंडिन्य भी था, असुजीत था, वप था, भद्य था, ऐसे करके महानाम था, कौंडिन्य। 5 अलग अलग जो सन्यासी थे जो तपस्या कर रहे थे, है ना, ठीक है। फिर वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए सारनाथ। फिर बुद्ध वहीं पे एक दिनचर्या में, मतलब सरोवर में स्नान करना, ध्यान पे बैठना, ऐसे, मतलब ठीक है। और जो सेनानी की पुत्री थी, मतलब सुजाता, अक्सर कुछ ना कुछ बुद्ध को खाने के लिए, मतलब वो आया करती थी देने के लिए, है ना। तो शरीर जर्जर हो गया और फिर यहां भी उन्हें शांति नहीं मिली। देखिए इसके पश्चात बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक, पीपल के वृक्ष के नीचे 49 ठीक है, 49 दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। और यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी बता रहा हूं ज्ञान की क्या प्राप्ति हुई, है ना। ठीक है। बीच में उनका वही जब हमने बताया कार्यक्रम चलता रहा, ठीक है, खाने पीने का भी, ध्यान का भी। फिर उसके बाद एक बार ध्यान में बैठ गए, ये 49 डेज तक बैठे रहे। कहा जाता है वहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध को। जो उनकी शिक्षा है, जो लोगों को बताया कि भाई जीवन को कैसे देखो आप, जो अब हम बात करने जा रहे शिक्षाओं के रूप में, है ना। यहां लिखे आप, ध्यान के दौरान बुद्ध का ध्यान भंग करने की कोशिश मारदेव ने की। बुद्ध का ध्यान भंग करने की कोशिश मारदेव ने की। मारदेव, लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए। अलग अलग रूप में, जैसे हिंदू धर्म में कामदेव हैं। जब कोई ध्यान करता है तो जो कामदेव होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, खास करके अप्सरा के रूप में ध्यान ऋषि मुनियों का वो खींचना चाहते हैं, वो ठीक है, ध्यान से हटाना चाहते हैं वो, है ना। वैसे ही बौद्ध धर्म में मारदेव की बात की जाती है, ठीक है, कि मारदेव ने ध्यान भंग
तो बुद्ध ने कहा था वहीं पे कि भूमि को साक्षी मानते हुए, कि पृथ्वी को साक्षी, भाई तुम इस बात के गवाह हो कि भाई हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई और हमारा ध्यान विचलित। कभी कभी ना जैसे आप देखोगे बहुत सारी हाथ की मुद्राओं के साथ बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, ठीक है, अलग अलग मुद्राएं होती है उसमें। एक जैसे सुखासन में यानी पालथी मारकर बैठे हुए हैं और एक फिंगर जो है उनका नीचे की तरफ धरती की तरफ, उसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। मूर्तियों में मुद्राएं बहुत दिखेंगे आपको, ठीक है, तो वो ध्यान से ही जुड़ा हुआ मुद्रा माना जाता है उनका। पृथ्वी को साक्षी मानते हुए उन्होंने कहा भाई आप हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि भाई बुद्ध बहुत, जब ज्ञान उनको मिल गया तो बुद्ध थोड़े से फिर बेचैन हुए इस बात को लेकर कि मैं लोगों को बताऊं या ना बताऊं इस ज्ञान के बारे में, लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। कभी कभी क्या होता है ग्रंथों में ना, जैसे महिमा मंडित करने के लिए भी चीजों को उस तरह से नैरेट किया जाता है। फिर सभी देवताओं ने प्रार्थना की बुद्ध से कि भाई आप नहीं बताएंगे तो फिर लोग का कल्याण जो है मतलब नहीं हो पाएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम, ये सब ठीक है, इनको कहा जाता था बुद्ध को। बुद्ध का मतलब है इनलाइटेन, प्रज्ञावान, ठीक है, मतलब आप ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में जो इनको देखा गया, इनलाइटेंड माना गया इनको, है ना। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले उन 5 सहयोगियों को उपदेश देंगे जिनके साथ तपस्या कर रहे थे। अब बौद्ध धर्म ग्रंथों में तो ये बताया गया कि भाई दिव्य दृष्टि से इन्होंने देखा कि वो बैठे हुए सारनाथ में। अब कोई भी तार्किक व्यक्ति दिव्य दृष्टि का दावा तो करेगा नहीं कि भाई इन्होंने देखा होगा कि बैठे हुए वहां ध्यान कर रहे हैं। तो बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं, वहां पे एक ऋषि पतन नामक वन था। अब तो सारनाथ पूरा पत्थरों का शहर बन गया है, अब तो पूरा शहर है पत्थरों का, लाल बलुआ पत्थर, और पत्थर भरे पड़े सारनाथ में भी, है ना। 5 ब्राह्मणों ने जब बुद्ध को देखा आते हुए तो 5 उनसे दूर होने लगे कि ये ढोंगी ब्राह्मण है, ठीक है, जिसने तपस्या के बीच में ही खीर ग्रहण कर लिया था, है ना। फिर जैसे बुद्ध पास में गए तो बुद्ध, कहा जाता है कि एक औरत है, एक आकर्षण था, वो सब शांत हो गए और बुद्ध ने वहीं पे अपना पहला उपदेश दिया 4 आर्य सत्य के बारे में, जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जीवन को लेके, संसार को लेके। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। क्या, नहीं सुन पा रहा हूं। हाँ अच्छा, 6 वर्ष जो माना जाता है, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ तो घर छोड़ने से 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था, फिर वो चले गए अलार कलाम के पास, फिर रुद्रक रामपुत्र के पास, फिर और यहां वहां यात्रा करते रहे, ठीक है। उसमें कई लोगों ने उन्हें आमंत्रित वगैरह भी किया कि भाई आप यहां तपस्या करिए, यहां साधना करिए, ठीक है, ऐसा करके, है ना। 35वें वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, है ना। एक लगातार 7 सप्ताह तक, ठीक है, वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु, ये तीनों माना गया वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, जो अभी आपका अप्रैल महीने में, मतलब जो पूर्णिमा आएगा, आप जिसको हम बुद्ध जयंती भी कहते हैं, मतलब, है ना, अप्रैल मई जो भी हो, मतलब, है ना, वैशाख पूर्णिमा। और जहां जहां बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय, आज भी एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। ये वैशाख पूर्णिमा जो है बहुत बड़ा उत्सव है, ठीक है, बौद्ध अनुयायियों के लिए बौद्ध देशों में, और हमें कल्चरल एडवांटेज देता है। अक्सर वैशाख पूर्णिमा में वर्तमान प्रधानमंत्री भी खूब शिद्दत से उसमें भाग लेते हैं, मतलब जहां कहीं भी आयोजन हो आमंत्रित किया जाता है ना, ठीक है। तो तीनों घटना जो हुई है, उनका जन्म भी, उनकी मृत्यु भी और ज्ञान की प्राप्ति भी, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा पे, है ना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इस समय हम कि हाँ, आगे लिखे आप। देखिए इसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सर्वप्रथम
सारनाथ की यात्रा की, और सारनाथ के ऋषिपतन नामक स्थान पर, ऋषिपतन नामक स्थान पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। पांच ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब बुद्ध ने धर्म का चक्र घुमाया, ज्ञान को बताना शुरू किया। ठीक है, चारों दिशाओं में ज्ञान फैलना चाहिए, बुद्ध कहते थे। ठीक है, तो इस घटना को धर्म चक्र, कभी कभी क्या देखोगे किताबों में आप, जैसे धर्म चक्र है तो ये से हम हिंदी में या संस्कृत में ऐसे लिखते हैं इसे हम, जो पाली है जिस भाषा में बुद्ध उपदेश देते थे वहां पे ये धर्म को, ये आधा वाला र नहीं होता है, ये मोम संयुक्त धम, ये भी नहीं होता है धम चक, फिर ये नहीं होगा पवत्तन, धम्म चक पवत्तन, ऐसे। जैसे हमने ऋषि पतन कहा आपको, कभी कभी किताबों में री नहीं मिलेगा, वो ई कहलाता है पाली में, इसी पतन। हमें जाना नहीं है, बस जस्ट बता दे रहा हूं। ऐसा कुछ नाम में जैसे धर्म है तो धम मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसको लेकर के कभी परेशान नहीं होगा, पढ़ने के दौरान ऐसा सामना हो सकता है कभी। ठीक है, बस एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये संस्कृत और पाली का अंतर है, हिंदी और पाली का अंतर है। ठीक है, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण हो गया, धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया, है ना। अच्छा, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो ऐसे बता दूं आपको मैं, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, सारे टर्म धीरे धीरे मैं क्लियर करता जाऊंगा अभी बताने के दौरान, है ना। आगे लिखिए आप। इसके पश्चात बुद्ध ने अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की, और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। ठीक है, अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। ऐसा कहा जाता था कि एक दिन में ये नॉर्मली 20-30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते थे। 20-30 किलोमीटर, 4 महीने, लगभग 4 महीने साल में एक ही जगह टिक कर रहते थे, वर्षा के मौसम में। बाकी 8 महीने ये धर्म के प्रचार में, यानी इनकी जो शिक्षा है, इनका जो ज्ञान है, उसी को ये धर्म कहते थे। ठीक है, उसके प्रचार में लगे रहते थे। इन्होंने संगठन, पहले ही उपदेश में संगठन भी बना लिया अपना, और भिक्षुओं को भी अधिकृत करते थे कि हाँ आप प्रचार कर सकते हैं। कि एक व्यक्ति कितना प्रचार करेगा, तो अपने जीवन काल में ही इन्होंने तुरंत पहले ही उपदेश के साथ संगठन बनाया था इन्होंने सारनाथ में, और उसको भी अधिकृत किया कि भाई आप भी धर्म का प्रचार जितना संभव था। देखो उस समय आप जो यात्रा का साधन है, आप
ठीक है, बैलगाड़ी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है, या फिर पैदल चल सकते हैं। जितना संभव हो सकता है उस समय 16 महाजन पद वाले क्षेत्र को देख लीजिए आप। यदि नोटिस करेंगे आप, जैसे मान लो ये सपोज गंगा नदी का इलाका है, ठीक है, और यहाँ आप ले लो आप, ये प्रयागराज कौशाम्बी का इलाका है, तो कहीं एकदम से ऊपर वाले इलाके में कोसल और श्रावस्ती आपको दिखेगा, नेपाल के साथ जो लगा हुआ इलाका है ना, ठीक है, वहां दिखेगा आपको। अब वहां से आप जितना दूर तक आप जा सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं, क्योंकि मूल क्षेत्र था उनका वो, और मैक्सिमम समय जो बुद्ध है मतलब वो इसी आसपास, अपने श्रावस्ती के आसपास ही, मतलब कपिलवस्तु तो थोड़ा और आपका इधर पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो श्रावस्ती के आसपास ही, उसके इर्द गिर्द ही मैक्सिमम समय इन्होंने अपना टाइम बिताया है, और आसपास के महाजनपदों में यात्रा करते रहते थे। उसी में 2-4 प्रमुख यात्राएं हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, जैसे सारनाथ की यात्रा हो गई। जैसे कहीं भी 5 लोग बैठ के उपदेश सुन रहे हैं तो पहला उपदेश है वो, ठीक है। लिखें आप, वैशाली के बारे में लिखें आप, कि लिखें, वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश, कॉमा देकर लिखो आप कि गौतमी प्रथम महिला, हाँ, जो इनकी मौसी थी, मतलब इनके आग्रह पे ही प्रवेश भी दिया गया था। इसी में लिखो आप, आम्रपाली नामक नगर वधु ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जैसे नृत्य गायन वगैरह में बहुत पारंगत थी आम्रपाली, और उस समय के साहित्य में, कई साहित्य में आम्रपाली की सुंदरता की चर्चा होती थी। हाँ होगा, हाथ उठा के बोला करना, हाथ उठा के बोला करना, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ वही, है ना, जैसे नृत्य करना, गायन करना, मतलब, है ना, ठीक है, नगर वधु कह के संबोधित किया गया है। और जितने भी शक्तिशाली उस समय के समकालीन राजा थे, सबसे बड़े अच्छे संबंध थे इनके। और जब सिद्धार्थ की शादी हो रही थी, उस शादी में कई राजा भी गए थे, आम्रपाली भी गई थी। कहा जाता है राजाओं में शर्त लगी थी कि भाई सिद्धार्थ का ध्यान जो है ये भटकाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। और आम्रपाली ने बड़ी कोशिश की, ठीक है। जब आम्रपाली ने फाइनली सब कोशिश व्यर्थ चली गई तो उन्होंने आमंत्रित किया कि भाई आप हमारे, मैं जहां रुकी हूं वहां आइए आप, ठीक है ना। जब ये अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, ठीक है, उनको लगा शायद सिद्धार्थ अकेले आएंगे, मतलब, तो वो शर्त हार गई थी, मतलब आम्रपाली, बिंबिसार से शर्त लगी थी वो, ठीक है। मतलब जैसे कहा जाता है इनके बारे में बहुत फोकस होते थे ये, ठीक है, जो बुद्ध के बारे में कहा जाता है बहुत फोकस थे, मतलब अब उतना विज्ञान डेवलप नहीं रहा कि भाई इनके दिमाग पे अध्ययन हो पाया हो, ठीक है। जैसे आज के समय में यदि होते तो बहुत सारा उस पर रिसर्च हो गया होता, मतलब कि क्या क्या रहा होगा उस समय इनके, ठीक है ना, क्षमताएं जो है। और फिर वैशाली, मतलब एक तरह से बहुत श्रद्धा के साथ इनको, मतलब अक्सर वो जब कहीं आते जाते थे तो वैशाली में भी रुकते थे। वैशाली ने भी एक वन वाटिका जैसा दान में दिया था बौद्ध संघ को, तो जब भी बुद्ध कभी गुजरते थे तो सेवा में वो भी उपस्थित, ठीक है। तो आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आगे लिखें आप, कपिलवस्तु में राहुल सहित परिवार के अन्य सदस्यों को कपिलवस्तु में राहुल सहित परिवार के अन्य सदस्यों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, शामिल किया।
ठीक है, आगे लिखें आप। बुद्ध ने सर्वाधिक यात्रा कोसल प्रदेश के श्रावस्ती नामक स्थान कोसल प्रदेश के श्रावस्ती नामक स्थान की श्रावस्ती की यात्रा की। ठीक है, बुद्ध ने कोसल प्रदेश के श्रावस्ती की सर्वाधिक यात्रा की। ठीक है, जैसे कभी सबसे ज्यादा यात्रा किस जगह की बुद्ध ने, तो श्रावस्ती की। लिखें, कोसल के शासक प्रसेनजित ने कोसल के शासक प्रसेनजित ने पूर्वाराम नामक विहार दान में दिया। अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने पूर्वाराम नामक विहार दान में दिया। प्रसेनजित ठीक है, पूर्वाराम नामक विहार दान में दिया। लिखें एक और नाम, अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने बहुत बड़ा व्यापारी था, बौद्ध धर्म के प्रसार में इसकी बड़ी भूमिका रही है। उस समय का समझ लीजिए आप, अडानी अंबानी है ना, तो कुछ ऐसा कद रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है। अनाथ पिंडक ने, ये भी कोसल का ही रहने वाला था, जेतवन नामक विहार दान में दिया। ठीक है, जेतवन नामक विहार दान में दिया। लिखें, कोसल में ही अंगुलीमाल नामक डाकू ने अंगुलीमाल एक डाकू था, किसी को भी मार देता था लूटने के बाद, और उसकी अंगुली काट करके उसकी माला पहन लेता था। खतरनाक डाकू रहे हैं ना। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू ने बौद्ध धर्म की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, तो कोसल का ना विशेष तौर पे जिक्र मिलता है, श्रावस्ती का विशेष तौर पे जिक्र मिलता है, जहां सबसे ज्यादा बुद्ध ने समय। एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास मतलब जहां रहते थे वर्षा के सीजन में, है ना, वैशाली में व्यतीत किया। ठीक है, इसके पश्चात पावा की यात्रा पर ब्रैकेट में लिख लेंगे पावा, ब्रैकेट में लिखेंगे मल्लों की राजधानी मल। महाजनपद याद है ना सभी को? मल्लों के दो, पावा और कुशीनारा, दो जगह बताया था मैंने आपको। ठीक है, पावा की यात्रा की, यहीं पर
चुंद नामक शिष्य ने यहीं पर चुंद नामक शिष्य ने, उनके एक शिष्य थे, एक ऐसा पदार्थ खिलाया जिससे बुद्ध बीमार हुए। सुकर माधव वैसे उसका उल्लेख किया गया है नाम। एक ऐसा व्यंजन खिलाया या पदार्थ खिलाया जिससे बुद्ध बीमार हुए और कुशीनगर में बुद्ध ने शरीर का त्याग किया। कुशीनगर में बुद्ध ने शरीर का त्याग किया। लिखें, इस घटना को इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में अपना, है ना, और गोरखपुर से काफी नजदीक पड़ेगा। वहां पे जहां बुद्ध ने शरीर त्याग किया था, वहां बुद्ध की एक लेटी हुई विशालकाय मूर्ति है। ठीक है, लेटी हुई अवस्था में, मतलब एक जैसे कहते हैं ना शरीर त्याग जागृत अवस्था में, इस तरह से वो, ठीक है, एक पूरी मूर्ति है उनकी, है ना, वहां पे। और एक बड़ा हम कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस भी है बौद्ध धर्म के हिसाब से। कई सारे, जैसे वियतनाम है, श्रीलंका है, बर्मा है, कई देशों के वहां मोनास्ट्री भी बनी हुई है, वहां पे होटल वगैरह है। टूरिस्ट प्लेस के रूप में बड़ा उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर भी मल्लों का ही क्षेत्र था। मल महाजनपद जो बताया था मैंने आपको, वहां पे बुद्ध ने शरीर का, एक पॉइंट और लिखे, यहीं पे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कि अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। और मेरे बाद मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो, और मेरे बाद मेरे उपदेश ही तुम्हारे शास्ता या गुरु होंगे। ठीक है। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वहीं पे कुशीनगर में, ठीक है, यहीं पे लिख लें आप नोट करके। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, उपाली, सारीपुत्र, मुगलान, ग संयुक्त कर लीजिएगा, मुगलान, महाकचायन, इत्यादि। जैसे इस नाम के और भी बौद्ध भिक्षु आगे होंगे। ठीक है, इस नाम के और भी बौद्ध भिक्षु आगे होंगे। ठीक है, बट ये बुद्ध के समकालीन में बुद्ध के शिष्य हैं। आनंद उनका अपना चचेरा भाई ही था, जो कपिलवस्तु में जब गए थे तो वो भी दीक्षित हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये प्रमुख शिष्यों के नाम हो गए बुद्ध के, है ना। अब हम लोग बात करेंगे
बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में, ज्ञान की प्राप्ति में क्या क्या बातें आई थी इनके सामने। एक क्वेश्चन है कि ब्याज पर व्यापार की निंदा, मतलब जो ब्राह्मणवादी पक्ष था क्या था इसके लिए, क्या सोच थी इसको लेकर के, है ना। सूद पर या ब्याज पर कारोबार की निंदा, ठीक है। देखो इसके पीछे क्या लॉजिक था निंदा करने की, ये तो मुझे ध्यान नहीं है, है ना। लेकिन वो इसे हेय मानते थे, निकृष्ट मानते थे, निकृष्ट कार्य के रूप में रखते थे, ठीक है। लॉजिक तो ये कहता है कि भाई देखो, एक तरह से बिना परिश्रम का धन अर्जित कर रहे हो आप, बट जो दान दक्षिणा ले रहे हैं वो भी तो बिना परिश्रम के ही धन अर्जित कर रहे हैं एक तरह से। यदि मैं ये लॉजिक दूं तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि इसके पीछे उनका दृष्टिकोण क्या था मुझे पता नहीं। यदि ये लॉजिक दे दे कि भाई बिना आप मेहनत की, केवल पैसे से पैसा कमा रहे हैं आप, ठीक है, तो वो लॉजिक यहां फिट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा अभी, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। छोड़ दो अब तुम, मैंने अच्छा मेरे बताने का मकसद क्या था, ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा मकसद क्या था कि मैं दावे से नहीं कह रहा हूं। होता क्या है, ऑब्जेक्टिविटी में ना एकदम क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तुम ठीक है, तुम्हारी पकड़, तुम भी कह रहे हो दृष्टिकोण, मुझे भी आइडिया है, मैंने ऐसे ये बात नहीं कही है, पर तुम अचानक से जो बोल पड़ते हो ना एकदम, ठीक है, इन्वॉल्व रहते हो एकदम से तुम अपने, ठीक है ना। इलाहाबाद से हो क्या तुम? ठीक है, हाँ। कभी कभी ऐसा ज्ञान इलाहाबाद से बहुत आता है, मतलब ठीक है ना। इलाहाबाद या पटना से कोई संबंध रहा है क्या तुम्हारा? तो आश्चर्य की बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है तुम्हारा? धनंजय, वेरी गुड धनंजय, है ना। तुम्हारी स्टडी है ये, मैं लगातार मैं रीड कर रहा हूँ, तुमने भी मेहनत करी है, तुमने पढ़ा है चीजों को, ठीक है, अच्छी बात है तुम्हारी ये। मैंने इसलिए कहा कि पटना भी थोड़ा बहुत है, बट इलाहाबाद में क्या है कि मतलब जैसे अब दौर बदल गया है, वरना एक आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले वहां मतलब जैसे शास्त्रार्थ होते थे ना बुद्ध के दौर में, वहां तथ्यों का शास्त्रार्थ होता था। कौन कितना जानता है तथ्य, मतलब इस तरह की बात होती थी वहां पे, ठीक है ना। जब मैं पहली बार पढ़ाने गया था वहां पे, तो जब मैं पढ़ा रहा था इलाहाबाद, पुरानी बात है, मुझे लगता है कम से कम 10 साल पुरानी बात होगी, जब फर्स्ट टाइम गया था मैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में मतलब किताब नोट्स अलग अलग कोचिंग के लेके बैठे हुए थे। जैसे मैंने कुछ बताया तो वो मुझे कहते थे, सर आपने इसके साथ ये वाली बात क्यों नहीं बताई। तो जो जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, मैंने उनको कहा कि देखो सर, इनके हिसाब से मुझे 1 साल लगेगा पढ़ाने में, ठीक है, मैं भी किताब लेके बैठ जाऊं, क्या जाता है यार, काला अक्षर को बता देना कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है ना। मैं तो अब तक ये सोच रहा हूं कि एग्जाम के लिए मुझे कैसे बताना है, लगातार उसके बारे में सोचता रहता हूं। आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों को मैं कैसे बता ले जाऊं, ठीक है ना, ठीक है। मैं तो इसमें लगातार मेहनत करता हूं। मैं इस पर तो मेहनत ही नहीं कर रहा हूं कि मुझे सारी बात जो किताब में लिखी गई बतानी है ना। कुछ भी कहता था पहली क्लास में, 5-10 लाइन कुछ बोला, अरे सर आपने इसमें तो बताया ही नहीं आपने तो ये, ठीक है ना। तो फला सर ने हमें लिखाया था, मतलब तो मैं पूछा था कि इतने अच्छे सर तुम यहाँ क्यों आ गए हो। नहीं सर सुना है आपके बारे में, ठीक है ना, मतलब क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह ऑप्शन में बहुत होते थे, तो आइडिया रहता था लोगों को, मतलब कि हाँ ठीक है। तो रिजल्ट तो इसीलिए होते थे कि वह स्मार्ट तरीके से मैं पढ़ाता था, ठीक है ना, कि भाई तुम जो पढ़ो उसको एग्जाम तक लेकर चले जाओ, एक चीजों को कई जगह यूज करने की स्थिति में आ जाओ, ठीक है। तो मतलब वैसा अनुभव फिर मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी राजस्थान में भी रहा है ऐसा अनुभव, ठीक है ना। वहां पे भी जो वो एक होता है ना लेक्चरर का एग्जाम होता है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं उसके लिए, मतलब तथ्यों का, मतलब मैं एक बैच मुझे पढ़ा रहा था, मुझे याद है कि करीब करीब पहला जो 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ था राजस्थान का, तो एक मेंस का बैच ले रहा था, करीब 2700 स्टूडेंट्स को हमने मेंस के लिए पढ़ाया था उस समय, उस साल 2700 जिन्होंने मेंस दिया होगा, मतलब उस साल, ठीक है। एक बैच में करीब 600 स्टूडेंट्स रहे होंगे मेंस देने वाले, मतलब उसमें 200 प्लस स्टूडेंट तो ग्रेड 1 लेक्चरर थे वहां पे, हिस्ट्री के लेक्चरर थे। और मैं क्लास में आके नमस्कार करता था कि देखो तुम लोग मुझे ना घेरना मत, तुम लोग मुझे, है ना, ठीक है ना। वो सब सष्टांग ऐसे करते थे, बोले सर बस ये देखना है मुझे कि हिस्ट्री पढ़ाना कैसे है, जानते तो बहुत हैं हम लोग, ठीक है, बट पढ़ाए कैसे। जब पहली क्लास के बाद से जो एक आकर्षण पैदा हुआ है, ठीक है,
200 से ज्यादा लेक्चरर मुझे याद है, मैंने हाथ उठाया था, नाम लिखाया था। केवल ग्रेड 1 लेक्चरर क्लास कर रहे थे, 2013-14 की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, जयपुर में, है ना। बस ऐसे रिलेट करने के लिए, कैसे चीजों को रिलेट किया जाए, मतलब कहानी कुछ भी पूछो उन्हें पता है, मतलब ठीक है। अच्छी बात भी है, आप यदि रीडिंग करते हैं, आप चीजों आपको पता है। बस एग्जाम जैसे आईएएस का एग्जाम है या पीसीएस के एग्जाम में भी अब काफी स्मार्ट एग्जाम होने लगे हैं, ऐसा नहीं कि पहले की तरफ एकदम ट्रेडिशनल रह गया, सब एग्जाम चेंज हो रहा है। एग्जाम वगैरह में उस मोमेंट में मैनेज करना बहुत मायने रखता है, ठीक है। और यूपीएससी के एग्जाम में ना बहुत हद तक लॉजिक अप्लाई होता है, बहुत हद तक, पीटी में भी, मेंस में भी, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आप देखोगे, जैसे अभी एक डाटा है कि जो इंटरव्यू दे रहे स्टूडेंट, उसमें आधे से अधिक, करीब 1400 स्टूडेंट इंजीनियर इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आईआईटीएन हो या नॉन आईआईटीएन हो, बट इंजीनियर इंटरव्यू, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं आपको, वो कितना इतिहास पढ़ के जाते होंगे, जो काम की बातें होंगी वो पढ़ के समझ के जाते होंगे वो। अभी जो इंटरव्यू का जो कॉल आया है उसमें 1400 के आसपास इंजीनियर ही है। अभी एक डाटा कोई कल किसी बैच में, दूसरे बैच में हमसे शेयर कर रहे थे, आप ही के क्लास के कोई स्टूडेंट है ना, पूछ भी रहे थे सर ऐसा क्यों, मतलब ठीक है। तो ज्यादातर जो सिंसियर वाले इंजीनियर है ना, मतलब 2-1 साल तैयारी कर लेते हैं वो 12th के आसपास, ठीक है, 4 साल फिर वो जम के तैयारी कर लेते हैं, पढ़ते हैं जहां पढ़ते हैं वो, 6 साल तो पढ़ने की आदत पड़ गई उन्हें, सिंसियर वाले इंजीनियर। अब जो 6 साल आदत पड़ गई, उसके बाद 50,000, लाख, 2 लाख की नौकरी उन्हें मिल जाएगी, जो जैसा पढ़ाओ। अब नौकरी छोड़ के तैयारी करे तो उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि यार साल भर यहां लगा दिए, 24 लाख 20 लाख हमारे तो ऐसे चले गए। वो सब चीजें ना काम करती हैं। घर वालों का अलग प्रेशर, तुम देख लो, तुम नौकरी कर लेते, तुम्हारी शादी कर देता मैं, है ना, मतलब इस तरह के भी तो होते हैं ना घर में, भाई तुम्हारी शादी वादी हो जाती इतनी अच्छी, मतलब अभी रिश्ते आ रहे हैं, मतलब कहां तुम इसके चक्कर में पड़ गए हो, है ना। अब भाई क्रेज होगा स्टूडेंट का अपना, कहीं से मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी, या घर वाले की भी मोटिवेशन कई बार होता है। दूसरे स्ट्रीम वाले में और इंजीनियरिंग वाले में जो मैंने देखा है, क्योंकि आप ही नहीं है ना, आपके बैच में बहुत सारे होंगे, बहुत सारे बैच में मतलब भरे पड़े हैं, मतलब अपने यहाँ भी, मतलब ठीक है, वो इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी में एग्जाम लिख रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, अच्छी इंजीनियर, ठीक है, वो कंफर्ट के लिए, अंग्रेजी भी उनकी बहुत अच्छी है। तो बस मैं डिफरेंस क्या देखता हूँ सिंसियरिटी के बाद। अब नॉर्मली जैसे मान लो ग्रेजुएशन वाली परंपरा में, जैसे हम लोग डीयू वाले परंपरा से थे, कैंपस में यही थे हम, यही हॉस्टल जुबली हॉल था हमारा, मतलब ठीक है ना, पीजी वगैरह। तो चलो डीयू में थोड़ी पढ़ाई होती थी तो क्लास जाना पड़ता था, फिर भी 2-2.5 महीने में हम लोगों की बात बन जाती थी। मतलब ऐसे ही पटना, इलाहाबाद वगैरह का अच्छा अनुभव है मुझे, थोड़ा बहुत एमपी का भी, जयपुर का भी अच्छा अनुभव है मुझे, मतलब क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के बहुत सारे स्टूडेंट्स संपर्क में रहते हैं हमारे, मतलब स्पेशली जयपुर का, मतलब ठीक है। तो हमने देखा वहां जो हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह है, ये सब विषय है, मतलब 15-20 दिनों का, 1 महीने का सिलेबस है, मतलब उसके बाद क्लास जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता है। वहां भी छात्र चुनाव में, जयपुर में भी बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है, चुनाव आ जाए तो फिर मतलब लगे रहते हैं, मतलब सब ठीक है, रोज शाम में बैठकबाजी, मतलब ठीक है ना, वहां पे भी। खैर, तो यहाँ 2-3 महीने का रहता था, थोड़ा क्लास जाओ आप, टीचर पूछ लेंगे आपसे, ऐसा था मतलब हम लोग का। बस कुछ किताब उताब नया रिसर्च आया तो भाई पढ़ लो आप, आपसे पूछेंगे हम, टीचर डरा के पढ़ा भी लेता था थोड़ा बहुत। जितनी रिसर्च बुक वगैरह सब पढ़ी हुई है सब हम लोगों ने यहाँ ग्रेजुएशन में, पीजी वगैरह में भी स्पेशलाइजेशन किया था हमने, तो काफी अध्ययन तो किया था, अध्ययन तो किया था हमने। बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नंबर लाना तो 1 महीने का खेल है, 20 दिनों का खेल है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, मतलब तो बाकी टाइम सीरियस। अब इसमें क्या सीरियसनेस की जरूरत होती है। तो जो स्टूडेंट्स एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, यदि वो सिंसियर है तो उसे भी दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम केस में क्या होता है, हमने देखा है, क्योंकि हम कहते हैं ना आदत डालो, हैबिट, तो 6 साल 7 साल जिसको लगातार कुछ करने की हैबिट पड़ गई है ना, तो वो बिना करे रहेगा नहीं वो। और जिसको हैबिट नहीं होती ना, वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ब्रिलियंट हो गया,
ठीक है, कोई कम ब्रिलियंट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसका एफर्ट होता है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जो लगातार वो मेहनत करता है उससे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी मत रखिएगा आपकी, बस एफर्ट, सिंसियरिटी। एक बात हमने कई बार शेयर किया आप लोगों से भी, फिर वैसे शेयर कर रहा हूं आप लोगों से कि जिस काम में आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, मतलब किसी भी समय आपको कहा जाए और आप उस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं अपना शेयर करूं तो एक समय था, मतलब इस प्रोफेशन में आने के पहले क्रिकेट वजह से मतलब कई बार ऐसा होता था कि मतलब मैं क्लास लेते लेते बीच में क्रिकेट खेलने चला जाया करता था मैं क्लास के बच्चों के साथ ही, मतलब जब अपनी कोचिंग थी तो अच्छा बात होगी, चलो रोक दो, चलते क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग, मतलब जब मैं ऑप्शनल पढ़ाया करता था तो बीच में ही मतलब चलो। तो किसी भी समय, मतलब रात हो, दिन हो, डे नाइट हो, मतलब मैच देखना हो, कहीं जाना हो मैच, किसी ने ऑफर कर दिया कि भाई सवाई मानसिंह में आपको फ्री टिकट मिल जाएगा, आप जयपुर आज ही में पहुंच गया मैच देखने के लिए, मतलब तो एक नहीं होता जुनून होता किसी चीज का। तो हमने ये देखा, जैसे उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफ है, चूंकि मुझे पढ़ाना है, आपको कोर्स टाइम पे है, बहुत सारे बैचेज होते हैं, और 1.5-2 साल हमने डिसिप्लिन लाइफ जिया भी अपने तैयारी के दिनों में, उसका भी रिजल्ट हमने देखा है, जो इंटरव्यू हमने दिए दोनों। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते हुए देखा है कि 1.5-2 साल के लिए ना आप अपना जुनून जो है आप स्टडी को बना लीजिए, आप चाहे जैसे भी हो, मतलब एक पैशन ये बन गया ना आपका कि बस मुझे करना, मजा आना चाहिए मुझे बस। आप देख लीजिएगा गेम चेंज है, वो समय की बात होगी जिस साल आप क्लिक कर जाए। तो 1.5-2 साल का खेल है, बस कंसिस्टेंट और सिंसियरिटी के साथ, लंबा अंतराल कभी भी नहीं। मेरा मानना है दो, हेल्थ को ठीक रखिए एकदम, 2-3 दिनों से कभी भी ज्यादा अंतराल, चाहे किसी की शादी हो, कुछ भी हो, कितना भी बोले, नहीं होने पे जीवन भर आप झेलेंगे, कोई नहीं झेलेगा। होने पे आप सबसे कम मजा लेंगे, ये मैं बता देता हूं अभी आपको, ठीक है। सबसे कम मजा आप इंजॉय जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे ना, ट्रेनिंग तक तो आप मजा लेंगे, उसके बाद आपका मजा खत्म लेंगे, बट जिम्मेवारियां बहुत आती हैं इसमें, छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं होती इसमें, मैंने बहुत करीब से देखा है। आपके परिवार वाले बहुत एंजॉय से, लड़के हैं तो उनकी पत्नी, ठीक है, लड़कियां हैं तो उनके मतलब हस्बैंड यदि उस सेवा में नहीं है तो मतलब वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं मतलब इस जॉब को, रिश्तेदार वगैरह, ठीक है।